नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि 2023 में आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर पूरी करे और जितने भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो आप अचीव कर पाएं। तो देखिए, हम लोग अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट पे काम कर रहे थे और लगभग 17 सेट्स पे अभी तक हम लोग काम कर चुके हैं और आज हम लोग एसएससी जीडी का 18वां सेट करने वाले हैं और धीरे धीरे करके एग्जाम तक में लगभग 25 से 30 सेट आपके कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जितने लोगों ने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनको जरूर देखें, ताकि क्योंकि आपको आने वाले एग्जामों में इनसे बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और आपके अभी एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और एग्जाम सिटी भी शो होने लगी है और डेट्स भी क्लियर हो गए हैं आप लोगों के। तो जिनके जिनके एग्जाम्स बचे हुए हैं तो लग के मेहनत कर लें, जितने भी दिन जिनके पास बचे हुए हैं। जिनके एग्जाम शुरुआत में हैं वो लोग भी परेशान ना हो, वो लोग भी लग के मेहनत करें और जितने भी वीडियोस हमने कराए हैं और जो भी मॉक टेस्ट हैं उनको कंटिन्यूअस देते रहें। आपका एग्जाम अच्छा होगा, ये हम कामना करते हैं। तो चलिए देखेंगे आज का पहला सवाल जो है वो क्या है। कह रहा है एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा गया, यदि उसे 2475 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए 18% की हानि से 12% का लाभ, तो अंतर जो देख रहे हैं वो 30% का देख रहे हैं। तो इस 30% का वैल्यू जो हमको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 2475 रुपए। इस 30% का वैल्यू हो गया 2475 रुपए। तो यहां से हम अगर 100% का वैल्यू निकालेंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 3 से काटा, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 825 रुपए। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 8250 रुपए। तो अगर हम इसका 18% निकाल के इसमें से घटा देते हैं तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ये हमको कॉस्ट प्राइस मिल गया। तो इसका 18% कितना आएगा देखिएगा कैसे करेंगे। क्या 8250 का 18% निकालना बहुत आसान कि 18% जैसे ही निकालने जाएंगे तो 0 से 0 खत्म, 18 पंचे 90, हाथ से लगा 9, 8 दूनी 36 और 9 45, हाथ से लगा 4, 18 अट्ठे 144 और 4 कितना हो गया 148 और एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 1485 रुपए लॉस हो जाएगा। तो अगर हम घटा देंगे इससे उठा के तो 10 में 5 गया 5, यहाँ पे बचा आपका 14, 14 में 8 गया बचा 6, यहाँ पे बचा 11, 11 में 4 गया बचा 7 और यहाँ पे बचा आपका 7, 7 में 1 गया बचा 6। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 6765 रुपए, पहला ऑप्शन। तो इस सवाल का जो आंसर हुआ वो हुआ आपका सॉरी, जो आपका आंसर हुआ वो पहला ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सॉरी पहला नहीं, सेकंड ऑप्शन। तो जो इसका आंसर हो गया 6765 रुपए। देखिए कितने आसानी से आप इसको कर सकते थे, बहुत आसान सवाल है, एकदम छोटा सा दिमाग लगाइए और आप आसानी से आंसर देख सकते हैं कि क्या आएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं एक स्कूल में छात्रों के रूप में लड़के और लड़कियां हैं, है ना, लड़के और लड़कियां हैं। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। तो कह रहा है कि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या क्या नहीं हो सकती। 5:8 है तो टोटल कितना हो रहा है 13, टोटल 13 हो रहा है। तो एक मेरी बात समझिए कि जो भी ऑप्शन आपका 13 से डिविजिबल होगा सिर्फ वही आंसर हो सकता है। तो ये नहीं डिविजिबल है, ये नहीं डिविजिबल है और ये नहीं डिविजिबल है। सिर्फ थर्ड ऑप्शन 1690 यही एक ऑप्शन है जो 13 से डिविजिबल है। जो 13 से नहीं कट सकते वो कभी आंसर नहीं हो सकते। द रीजन इज क्योंकि लोग पॉइंट में थोड़ी ना हो जाएंगे। तो इस वजह से जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। तो जो इस सब, ये बहुत आसान सवाल था, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, दिमाग लगाते और आसानी से बना सकते थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राम जो कि क्रस से आधा कार्यकुशल है। थोड़ा सा इसको क्वेश्चन की लाइन को सही करिए। राम जो कि क्रस से आधा कार्यकुशल है। राम जो है वो क्रस से आधा कार्यकुशल है। तो क्रस का एफिशिएंसी अगर 1 है तो राम का, सॉरी क्रस का 2 है तो राम का एफिशिएंसी कितना होगा 1, आधा कार्यकुशल हो गया। कह रहा है एक काम को अकेले दिन में पूरा कर लेता है। तो राम की बात कर रहा है कि राम एक काम को पूरे दिन, तो एक दिन में कितना काम करता है 1, तो 12 दिन में अगर पूरा करता है तो टोटल काम कितना आ गया 12 × 1, ये टोटल वर्क आ गया। अब ये राम और क्रस एक साथ मिलके करेंगे तो एक साथ मतलब 3, अगर मिलके करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे 4 दिन में। एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन में करना क्या है। एक बार फिर से कह रहा है राम जो कि क्रस से आधा कार्यकुशल है। तो क्रस अगर 2 काम कर रहा है तो राम कितना कर रहा है 1। कह रहा है एक काम को अकेले 12 दिन में पूरा करेगा। तो दोनों जो राम है वो अकेले कितने दिन में पूरा करेगा 12 दिन में पूरा करेगा। अगर अकेले 12 दिन में पूरा करेगा तो आप यहां से देख लीजिए कि एक दिन में एक काम करता है तो 12 कितने दिन में करेगा 12 × 1, ये टोटल वर्क आ गया। और काम कराना किससे, दोनों से मिलके, तो कितने दिन में हो जाएगा 4 दिन में। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 दिन आ जाएगा।
अगले पे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु को 425 रुपए में खरीदा जाता है और 500 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ। एक और बहुत आसान सा सवाल, आसानी से कर सकते हैं इसको। पढ़िएगा कि 400 खरीद कितने का रहे हैं बेटा, 425 का, और बेच कितने का रहे हैं, 500 का। तो फायदा कितने रुपए का हो गया, 75 रुपए का फायदा हो गया। 425 पे इंटू 100 कर लीजिए। आप जैसे ही हल करेंगे तो ये कितना हो गया, 25 एकम 25 बचा आपका यहां से 17, 25 सत्ते 175 और 25 चाहिए 75, ये हो गया 300/17। 300/17 को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 के बाद बचा 13 और ये हो गया 130। अगर 130 हो गया तो आपका हो जाएगा 17 8 136 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 सत्ते 119 बचा 11, 17 छक्का 102, तो 17.65% जो आपका चौथा ऑप्शन है यही आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, बहुत आसान सवाल। कह रहा है 425 का खरीदा, 500 का बेचा, तो फायदा कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 75 रुपए का। कितने पे सॉरी 425 पे इंटू 100 करेंगे तो जो प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया वो कितना आ गया, 17.65%। देखिए एक एक करके इतने प्यारे प्यारे सवाल और इतने सरल सरल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि अगर ये सवाल आप गलत करते हैं तो फिर तो आपका एग्जाम देने का कोई फायदा ही नहीं है। देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देके प्रॉफिट परसेंट पूछा गया, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कुछ वैल्यूज पे खेल रहा है, कहीं से अच्छा दे रखा है, अब अगर आपको 17 का भाग देने में दिक्कत हो रही है तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है आपके पास, है ना। तो फिर आप अगले सवाल पे चलिए। ये 5वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। जो रेडियसेस पता है वो कितनी पता है, 21 और 25। कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। ठीक है भाई, कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के अंतर के बराबर है। तो इन दोनों की परिधि का अंतर निकाल लीजिए और उस वाली परिधि के बराबर कर दीजिएगा। तो परिधि होती क्या है, 2πr, 2π। अब आप इनकी परिधियों का अंतर करेंगे तो 25 - 2π यहां से हो जाएगा 21 और बराबर इन दोनों परिधियों के अंतर के बराबर किसी एक वृत्त की परिधि कह रहा है, उसको 2π कैपिटल R मान ले रहे हैं। 2π से 2π कॉमन लेके आपका कैंसिल, तो कैपिटल R बराबर कितना आ गया, 4। कैपिटल R बराबर कितना आ गया, 4। ये रेडियस जो आ गई वो कितनी आ गई, 4। अब आपको बताना है क्षेत्रफल बताना है इसी वृत्त का, तो πr स्क्वायर करेंगे तो 22/7, R स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको कितना हो गया, 16, 16 दूनी 32, हाथ से लगा 3, 16 दूनी 32, 3 कितना हो गया 35। इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 पाना 35। अब आप यहां से भाग नहीं जाएगा तो 7 7 21 लगभग कितना आ जाएगा, 50.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन। फिर से समझ लीजिएगा, एक और बहुत सरल सवाल, आपको इन दोनों की सरकमफ्रेंसेस के डिफरेंस के बराबर एक नए सर्कल की सरकमफ्रेंस दे रखी है, तो आपने दोनों सरकमफ्रेंस का जो डिफरेंस किया उसके बराबर एक नए सर्कल का सरकमफ्रेंस कर दिया, वहां से उस नए सर्कल का रेडियस मिल गया और उससे आपने इसका एरिया बता दिया, πr स्क्वायर। हल करके कितना आ गया, 50.3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हो गया बेटा, फोर्थ ऑप्शन। बहुत आसान सवाल, बहुत आसानी से कर सकते थे। लैंग्वेज में बस परेशान ना हो, जो सवाल की नीड है, जो सवाल कह रहा है, बस उसको पूरा करते चले जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, पढ़ के आराम से बनाने की कोशिश करिए। सवाल में एक्चुअल है ही नहीं कुछ। कह रहा है 600 मीटर 5 मिनट में तय करता है, तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं तो 5 मिनट में कितने हो गए, 300। तो इसकी चाल आ गई 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 2 का गुणा और कर ले तो ये 18 चौको कितना हो गया, 2 18 दूनी 36 दूनी 72/10। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, बाकी इस सवाल में भी कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर 2। ये भी बहुत आसान सवाल, इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत प्यार से करते रहिए और आराम आराम से छोटे छोटे सवाल आते हैं। जितने भी अभी आप जो पेपर देने जाएंगे उसमें भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन आपको कोई नहीं मिलने वाला है। बस आप ध्यान रखिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से इधर उधर मत होइएगा। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा तब तक कोशिश करिए कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाएं और उसमें ये एनालिसिस करिए कि कौन से टॉपिक आपके वीक जा रहे हैं। अभी भी टाइम है, अगर अभी भी आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। देखिएगा, इसको जूम करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा क्योंकि बहुत आसान सवाल है। तो ये मैं हल कर रहा हूं, तो क्या करते हैं, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जैसे ही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे तो 8 आ गया ये, और ये 12 दूनी कितना हो गया, 24 प्लस 35 25 - 8 कर दीजिए।
25 और 24 को जोड़ेंगे तो 49, और 49 में 8 घटाया तो ये आपका आ गया 49 में 8 घटाने के बाद 41। इसको इधर प्लस में लिख लीजिए। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 में 5 गया 3, 3 पचे 15, 15 और 17 कितना हो गया आपका, ये हो गया 32। तो जैसे ही आपने 41 और 32 को जोड़ा तो जो इसका आंसर आ गया वो कितना आ गया बेटा 73। तो जिसका सही आंसर हुआ वो कौन सा हो गया 73। देखिए बहुत छोटा सवाल, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बॉड मास से लगाइए, उसके रूल से मत हटिएगा, कभी गलत नहीं होने वाला। पूरा का पूरा बॉड मास पे ही बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, नहीं दे रखा है तो उसके बाद देखिए कहीं ऑफ तो नहीं दे रखा, का तो नहीं दे रखा, अगर वो नहीं है तो फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सबसेक्शन, इन चीजों का याद रखें, आप आसानी से कर पाएंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, फोर्थ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो देखिए 8 क्या कह रहे हैं, देखिए एक रेशियो का क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन, अगर बनाने जाएंगे तो आसानी से बना पाएंगे। इस एसटी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक के इजी ही थे। 2x + 7y अपॉन आपको दे रखा है 4x - का 3y, और इसका जो वैल्यू पता है वो आपको पता है 8/3। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y। क्या करिए 3 दूना 6x और 3 सत्ते 21y बराबर कितना हो गया भाई 8 चौको 32x और 8 3 24y। x को एक तरफ कर लीजिए, इसको उधर ले जाएंगे तो ये बचा 26y, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 26x होगा और 45y होगा। ये हो जाएगा आपका 26x और 45y। देखिए अभी कट नहीं रहा है तो रेशियो बनाएंगे तो 45:26, ये x/y आएगा। देखिए अब पूछा क्या गया x/y या y/x, तो x/y पूछा गया तो आंसर थर्ड ऑप्शन क्या हो गया 45:26। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को रिपीट करने की भी कोई जरूरत है, क्योंकि सारे लोग जो भी इस टेस्ट को देने जा रहे हैं लगभग इतने होशियार हैं कि ये सवाल आसानी से कर सके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए कितने आसान से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, एक 20 क्वेश्चन के पेपर में अगर 5 क्वेश्चन अच्छे नहीं आए तो फिर पेपर अच्छा नहीं है, फिर तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2 4 5 क्वेश्चन एग्जामिनर अच्छे डालेगा ही डालेगा। कह रहे एक दुकानदार को 1800 रुपए तक की खरीद पर 15% की छूट और 1800 से अधिक की खरीद पर 17.5% की छूट घोषणा करता है। कह रहा अब्दुल 8 रुपए प्रति दर्जन की दर से 225 पेन खरीदता है। तो अगर एक पेन 8 रुपए का है तो 225 पेन कितने के हो गए 225 × 8 के। 8 × 45 हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 दूनी 16, 2 18। 1800 रुपए के इसने पेन खरीदे, और कह रहे 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन पेंसिल खरीदता है, तो 120 रुपए की इसने पेंसिल खरीद ली। तो उसने कहा है कि 1800 रुपए तक की खरीद पर 15% की छूट और 1800 से अधिक की खरीद पर 17.5% की छूट देता है। तो अब्दुल द्वारा भुगतान किया। अब जो उसने चीज खरीदी वो 1920 रुपए की खरीदी, तो अब इसका जो डिस्काउंट होगा वो 17.5% का होगा। 17.5% मतलब 35/200, 35/200% का डिस्काउंट होगा। तो देख लीजिए अगर इतने का डिस्काउंट होगा तो अब्दुल द्वारा भुगतान की गई राशि बतानी है। तो अगर यहां से निकाल लीजिए कितने का डिस्काउंट हुआ उसका वो देख लीजिए। 5 सत्ते 35 और 5 चौको 20, 4 से काटेंगे तो ये हो गया आपका 4 चौको 16 और 4 अट्ठे 32। तो ये आपका 1920 रुपए पे जो डिस्काउंट हुआ है वो हुआ है 7 अट्ठे 56। अब जिसका यूनिट डिजिट 4 दो ऑप्शन है। अच्छा चलिए देखिए आगे देखना पड़ेगा। 7 अट्ठे 56 हाथ से लगा 5, 7 चौको 28, 5 33। तो जैसे ही आपने घटाया 10 में 6 गया 4, 11 में 3 गया 8, यहाँ पे बचा आपका 18 में 3 गया 15, तो 1584 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में आपको 1584 दिखेगा उसको आप सही करेंगे। तो जो इसका आंसर सही हुआ वो बेटा कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसानी से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हैं। आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। 1920 रुपए आपने निकाल लिया कि उसकी जो वस्तुएं हैं वो 1920 रुपए की हैं, तो इस पर डिस्काउंट कितने का लेना है तो उसने बता दिया 17.5% का डिस्काउंट है, जिसको आप 35/2 लिख के देख सकते हैं कि उस पर कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ, 336 रुपए का। 1920 पे 336 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1584 रुपए। तो उसने जो भुगतान किया है वो बेटा कितने का किया है 1584 रुपए का। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिएगा क्या दे रखा है, एक प्रॉफिट लॉस का बहुत बढ़िया सवाल। ऐसे सवाल हम लोगों ने एसटी में इतनी बार किए हैं ना कि इसके बाद अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपका पढ़ने का फायदा नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन हम इस तरीके के एसटी में कर चुके हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं के 5/6 भाग को 15% पे और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो मतलब 6 में से 5 भाग बेची गई 15% के लाभ पे, 6 में से 5 भाग वस्तुएं बेच दी गई 15% लाभ पे, और शेष को क्रय मूल्य पे बेच दिया गया, तो टोटल लाभ 75% ही हुआ।
अगर 75% का लाभ हुआ तो कितनी चीजों पे हुआ, 6 वस्तुओं पे। तो जो इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 25 से 75, तो जो फायदा हो गया वो आपका कितना परसेंट का हो गया, 12.5% का। टोटल जो प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट, वो कितने का हो गया, 12.5% का। यही इसका आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिएगा, कह रहे 6 में से 5 वस्तुओं को 15% के लाभ पे बेचा, तो भाई छठी पे कोई लाभ मिला नहीं, ओवरऑल 75% का फायदा हुआ 6 चीजों पे। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंटेज हो गया वो 12.5%। इस तरीके के इतने सवाल कर चुके हैं हम लोग एसटीओ में, पीछे की एसटीओ में उठा उठा के। तो ये अगर ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में छूटते हैं तो फिर आपने काम नहीं किया अपना अच्छे से काम करेंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। मेहनत करते रहिए, उसी से आपको सफलता मिलने वाली है, इस वजह से इस बात का बहुत याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 देखिएगा, हर मेहनत करने वाले को एक ना एक दिन उसका जो मुकाम है वो जरूर मिलता है। तो देखिएगा, ए बी और सी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, ए बी सी मिल के एक काम को जो पूरा करते हैं, तीनों मिल के वो करते हैं आपके 8 दिन में। इसके बाद कह रहा है कि यदि ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है और बी सी से 50% अधिक दक्ष है। देखिए, बी सी से 50% अधिक है। अगर 50% अधिक है तो अगर आप देखेंगे तो बी ए बी से 50% अधिक है और बी सी से 50% अधिक है। तो कहीं ना कहीं ये बात चल रही है, ए बी से 50% और बी से, अगर रेशियो मर्ज करेंगे तो ये 9, ये 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 4। ये ए बी सी की एफिशिएंसीज के रेशियो आ जाएंगे, ए बी सी के एफिशिएंसीज के रेशियो आ जाएंगे। तो कह रहे हैं बी अकेले इस कार को, अच्छा तीनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 6 15 15 4 19, 19/8 दिन में पूरा काम होगा। 9 6 15 4 19। अब ये काम कराना किससे है कि बी अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा, ए बी से 50% अधिक दक्ष है, ठीक है, और बी सी से 50% अधिक दक्ष है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका 3 3 9, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, ठीक है भाई। 6 अब 9 4 13 13 6 19, 19 इंटू 8, ये टोटल वर्क आ गया। तो कह रहा है बी अकेले उस कार को कितने दिन में करेगा, तो बट्टे कितना कर देंगे 6। लेकिन ये वैल्यूज कट नहीं रही हैं। कह रहा है बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। कह रहा है ए बी से 50% अधिक दक्ष है, ठीक है भाई, ए बी से 50% अधिक और बी सी से 50% अधिक दक्ष है। तो बी सी से 50% अधिक दक्ष हो गया। कह रहा तो बी अकेले उसी कार को कितने समय में पूरा करेगा। तो यहां से तो ऐसी कोई वैल्यू दिख नहीं रही है जो आपका पूरा पूरा आंसर आ जाए। 19 चौको 76/3, इसका आंसर भी 25 के लमसम आ रहा है, तो ऐसे तो लगभग में भी नहीं आएगा। कह रहा है ए बी सी मिलकर एक कार को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए बी से 50% अधिक दक्ष है और बी सी से 50% अधिक दक्ष है, तो बी अकेले उस कार को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 76 सही 1/3। यही अगर आपका ये आंसर आ रहा है, अगर क्वेश्चन ये है तो आंसर यही आएगा, ये बात बिल्कुल श्योर है। बाकी ये हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो टाइपिंग, तो मैं वो देख लूंगा। अगर आपने इस क्वेश्चन से किया है तो जो इसका आंसर आएगा वो यही आएगा कि 25 सही 1/3 दिन। तो अगर आपने इस क्वेश्चन से किया तो आप आंसर मैच करेंगे 25 सही 1/3, जिसका सही है वो सही मानेंगे क्वेश्चन को। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कह रहे हैं, देखिए ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, आसानी से करने वाला है। देखिएगा करेंगे कैसे, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है। जैसे ही आपने 9 में से 6 घटाया, 3 3 चौको, ये आपका 4 आ गया, प्लस यहाँ से 8 माइनस ये हो गया आपका 4 और माइनस। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 5 में 4 गया, -5 और -5 और -4 जो होंगे वो जुड़ जाएंगे, -9। 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये आपका प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 6 18, 18 में 4 घटाया, तो जो आपका सही आंसर हुआ वो कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन 14। जो इस सवाल का सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 14। बहुत आसान, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तीनों को सॉल्व करके लास्ट फाइनली जब हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन 14 है ना। तो बढ़ते हैं आगे। 12 के बाद 13 नंबर पे। 13 नंबर क्या है देखिएगा, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मिनट तक चली, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट तक चली और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे तक चली। तो पूरी कार यात्रा में कार की औसत चाल। तो जैसे देखिए, अगर पूरी यात्रा में अलग अलग चाल से अलग अलग टाइम चलिए तो जाहिर सी बात है दूरी भी अलग अलग होगी। तो जब दूरी अलग अलग होगी तो आप इसके लिए औसत चाल का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का जो फॉर्मूला लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय।
तो पहले दूरी निकाल लीजिए कि पहले वाले ने चली 45 बटे इंटू 40 बटे 60, ये दूरी चली पहले वाले ने, और दूसरे वाले ने जो दूरी चली वो 60 इंटू 45 बटे 60, ये दूरी चली, और तीसरे वाले ने जो चली है वो 50 इंटू 1.5 घंटे में चली है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू आपका हो गया 90 बटे 60, या ये कह देते हैं आप 3/2, ऐसे कर लीजिए 1.5 घंटे में, बटे कुल दूरी हो गई है, बटे कुल समय करेंगे तो 40 मिनट और 45 मिनट इसका हो गया, 40 इंटू 45 तो ये हो गया आपका 40 45 85 मिनट वो, और 60 और 30 90 मिनट इसका, तो 175 मिनट टाइम हो गया। अगर इसको आप घंटे में बदलेंगे तो 175 बटे 60, देखिए तीनों में 60 60 60 है, तो अपॉन वाले 60 आपस में क्या हो गए, कट गए। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो ये आप जैसे ही इसमें से देखेंगे तो ये 45 चौको ये हो गया 1800, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 6 पंचे 30, यहाँ से लगा 3 6 चौको 24, 3 हो गया 2700, और ये हो गया 9 पन्ना 4500 बटे हो गया 175। तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो 45 7 5 12 12 8 20, तो ये हो जाएगा 45 और 27, 45 7 52 52 और 72 90, 9000 बटे 175। जैसे ही आप इसको काटेंगे तो 25 7 175, और इसको काटेंगे तो ये हो गया आपका 25 3 75 360। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 7 पन्ना 35 बचा आपका 1, और 10 हो गया, 7 एकम 7 बचा 3, दशमलव लगाया, 7 चौको 28, 51.4, तो जो आंसर हो गया वो सेकंड ऑप्शन। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैंने एकदम से पूरा एकदम बेसिक से ले जाके किया है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के शॉर्टकट करना चाहेंगे तो इसकी दूरी निकाल लीजिए, इसकी दूरी निकाल लीजिए, और इसकी दूरी निकाल लीजिए। आसानी से निकाल सकते हैं कि 40 मिनट का मतलब 2/3, 2/3 से देखा तो ये हो गया 30, प्लस यहां से देखेंगे इसकी दूरी देखेंगे तो ये देखेंगे 45 मिनट में, तो अगर 1 किलोमीटर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो ये दूरी आ जाएगी 45, और यहां से देखेंगे तो 1 घंटे में 50, तो 1.5 घंटे में 75, ये कुल दूरी हो गई, बटे कुल समय कर लीजिए, कुल समय करेंगे तो 40, 1.5 घंटे वहां से हो गया था, 90 1.5 घंटे वहां से, और ये 40 45 हो गया 85 बटे 60 यहाँ से, तो कुल समय हो गया 1.5 घंटे मतलब 3/2, और 85 बटे 60 यहाँ से। इसको हल कर लीजिए, इससे भी जो हल करने के बाद फाइनली आंसर पाएंगे वो यही पाएंगे। तो देखिएगा दोनों में से जो आपको बेहतर लगे आप उससे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा सरल रहेगा, अगर आप कैलकुलेशन आसानी से कर ले जाएंगे तो ये थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो सरल रहेगा, बाकी दोनों में से जो भी करेंगे वो बेहतर है। ये भी सरल है, कुछ बहुत कठिन नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चल रहे हैं, तो देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जिसकी गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, और प्रत्येक किस्त 3872 रुपए की है। देखिए 2 किस्तें हैं और ब्याज की दर 10% दे रखी है, तो पहली किस्त 10% पे 10 से 11 होगी, और दूसरी किस्त 100 से 121 होगी। बट दोनों किस्तें जो हैं वो समान है, क्योंकि प्रत्येक किस्त 3872 की है, तो बराबर कर लीजिए, 11 का गुणा यहाँ और 11 का गुणा यहाँ पे, तो प्रत्येक किस्त जो हो गई वो 121 रुपए की हो गई, जिसकी वैल्यू हमको सवाल में पता है 3872 रुपए। तो आप इसको काट लीजिए, जैसे ही आपने 11 से काटा, ये 11 11 3 33, ये बचा आपका 5 11 5 55 और 11 दूनी 22, तो 11 3 33 और ये हो गया आपका बचा 2 11 दूनी 22, एक यूनिट की वैल्यू 32 आ गई। तो आपको देखना कर्ज कितना है, तो 110 ये और 100 ये 210 रुपए का है, तो 21 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 21 दूना 42 निकलेगा 4, 21 63 और 4 हो गया 67, तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना हो गया बेटा 6720 रुपए। फिर से देखिएगा एक बहुत आसान सवाल कि 10 से 11 10 से 11 आपने क्या किया, पहले किस्तें बना ली, एक 10 से 11 10 से 11, दूसरी 100 से 121, किस्तें बराबर नहीं थी तो बराबर करेंगे, तो 11 का मल्टीप्लाई इधर और 11 के इधर, तो आप देख रहे हैं कि किस्तें बराबर हो गई 121 की, और जिसकी वैल्यू हमें पता थी 3872। अगर यहां से आप कर्ज का पैसा देखेंगे तो टोटल हो रहा है 210, तो उस 210 यूनिट का वैल्यू अगर आपने देखा तो वो आ गया 6720 रुपए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल, आसानी से करिएगा, लॉजिक अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो फिर ये गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 जोड़ने पर 28, 36 और 45 से संख्या पूर्णतः विभाजित हो। एक तरीका हम आपको बताएंगे बेसिक और एक बताएंगे शॉर्टकट, जो आपको बेहतर लगे आप वो करिए। कह रहा है 18 जोड़ने पर 28, 36 और 45 से पूरा पूरा डिवाइड हो, 28, 36 और 45 से।
तो ऐसे केसेस में सबसे पहले बेसिक तरीका ये कहता है कि इसका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो जब आप 2 का मैक्सिमम पावर देखने जाएंगे तो ये 4, इसमें 4 मिलेगा। 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 9 मिलेगा, क्योंकि 9 से 45 कटता है। 5 से देखेंगे तो 5 ही मिलेगा और एक 7 भी मिलेगा आपको। तो यहां से जब आप इसका एलसीएम देखेंगे तो 5 को 20, 9 सत्ते 63, तो ये हो जाएगा 1260। और अगर बात जोड़ने की जा रही है तो आप जो इतना जोड़ने की बात कर रहे हैं उसको घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो आपको आंसर मिला वो मिला 1242। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हो गया बेटा? 1242। बात कर रहा है जोड़ने की तो घटा दिया है, घटाने की करता तो जोड़ देते, मल्टीप्लाई की करता तो डिवाइड कर देते, और डिवाइड की बात करता तो मल्टीप्लाई कर देते। बट उसने बात जोड़ने की कही है तो एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या किया? उसको लेस कर दिया है। तो जो आंसर आ गया वो 1242। ये हो गया इसका पहला तरीका। बात करें इसके दूसरे तरीके पे, तो कि दूसरा तरीका आप इसका क्या लगा सकते हैं कि आपसे ये कहा गया है कि 18 जोड़ने पे, जैसे ही आपने इसमें 18 जोड़ा तो ये हो गया 536। अभी जो 536 है ये 5 से नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये 1018, ये भी 5 से नहीं कटेगा। इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये भी 5 से नहीं कटेगा, तो ये 3 आंसर नहीं हो सकते। सिर्फ इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये 5 से, इसका जो भी छोटे छोटे पार्ट है इनके, ये सबसे पूरा पूरा डिवाइड होगा। इस वजह से आप बिना पेन चलाए, बिना कुछ करे इस सवाल का आंसर 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड में देख सकते हैं। और सारे समझदार लोगों को दिख भी रहा होगा कि भाई जब ये 536 यूनिट डिजिट 6 बनाएगा तो ये 5 से कैसे कटेगा, और जो 5 से नहीं कटेगा वो 45 से कैसे कटेगा। वही इसमें अप्लाई होगा, वही इसमें अप्लाई होगा। तो 15 नंबर के लिए 2 तरीके बताए, दोनों में जो आपको बेहतर लगे आप वो करिए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जितनी देर में आप एलसीएम सोचेंगे उतनी देर में आप अगले सवाल पे आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य बताना है। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से खेला है सवाल में। कह रहे हैं पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का, तो मतलब 2 नहीं लेना है आपको। विषम अभाज्य संख्याओं में फिर 3 लेना है, 5 लेना है, आप 7 को लेंगे, आप 11 को लेंगे, आप 13 को लेंगे, आप 17 को लेंगे। ये 3 3 6 हो गई, और आप 19 को ले लीजिए। आपने 2 को छोड़ दिया है। 2 को इस वजह से छोड़ा है क्योंकि उसने ये कहा है कि पहली 7 की बात करा तो 17 और 13 30, और 19 और 11 भी 30, 30 हो गया 60, और 60 के बाद 7 5 12 3 15, ये 75/7। 75/7 का मतलब हो गया 7 दाम 70, बचा कितना? 5 बचा, तो 7 7 49, 10.71। जो इसका सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन। इस विषम वाली बात का बहुत याद रखें, कहीं आप ऐसा तो नहीं करें कि 2 से स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो विषम भी कह रहा है और प्राइम भी कह रहा है, तो आपको बताना है कि ऑड प्राइम नंबर, नॉट इवन प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। चलते हैं 17 नंबर पे, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 8500 रुपए की धनराशि पर, कह रहा है 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। किस दर पे? कह रहे 8500 रुपए। 8500 रुपए की बात कर रहा है और 6% वार्षिक ब्याज की दर से कह रहे हैं, और 2 वर्ष का आपको बताना है। 2 वर्ष में होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि दर हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो दर को 6% की जगह हमको 3% पे देखना है, और 2 वर्ष की जगह जो हम देखेंगे वो 4 छमाही पे देखेंगे, क्योंकि ब्याज की दर हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। तो देखिए इसको करने के लिए 2 तरीके हैं। अगर 3% से करेंगे तो आप यहां से सीधे 3% पे देख लीजिए। 3 पचे 15, हाथ से लगा 1, 3 अट्ठे 24, और ये कितना हो जाएगा? 25, 255 रुपए। अगर 255 यहां है तो 4 साल 255 देखेंगे आप, ये 4 साल 255 देखेंगे, और उसके बाद 255 का 3% निकालेंगे। तो पहले आप इन्हीं को जोड़ लीजिए कि 255 से हो कितना रहा है। 5 को 20 रुपए, ये हो गया, बचा 2 रुपए, तो 5 2 7, 7 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, बचा कितना? 2 2 चौको 8 2 10, 1020 रुपए ये हो गया। इसके आगे भी ब्याज पड़ेगा। अब जब आप 255 रुपए का 3% देखेंगे तो 3 पचे 15, हाथ से लगा 1, 3 पचे 15, 1 16, उसके बाद बचा 1, 3 दूना 6, 1 7, 7 रुपए 65 पैसे यहां से ब्याज आया। तो लगभग में जाएंगे क्योंकि पूरा पूरा ये निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 सत्ते 14, 1 15 रुपए 30 पैसे ही हो गया। इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 3 पचे 15, हाथ से लगा 1, 3 छंग 18, और 1 19, हाथ से लगा 1, और ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 19 हो गया। उसके बाद 3 सत्ते 21, 1 22, ये यहां से ये हो गया।
तो आप यहां से जोड़ेंगे तो 22 7 29, 29 और 15 यहां से जोड़ लीजिए, 5 5 10 हासिल लगा 1, 9 3 12 6 18, 18 और 1 19 हासिल लगा 1, तो 22 22 15 37 7 44 और 1 कितना हो गया 45। तो ये हो गया 1020 और 45 हो गया आपका 1065 रुपए। और आगे बढ़ेंगे तो 1065 के आगे अगर कोई आंसर है तो ये 1066 वाला है, ये आंसर हो नहीं सकता, ये बहुत पीछे रह गया, ये भी नहीं हो सकता। अब आप अगर जाएंगे 755 रुपए का 3 पैसे निकालने जाएंगे तो ये बहुत पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएंगे, तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1066 रुपए 82 पैसे। क्वेश्चन आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं है, तो आप इसको डिजिटल सम से नहीं देख सकते। आप इसको कैसे देख सकते हैं, एक ये तरीका कर सकते हैं, एक चाहे तो आप 3% के सक्सेसिव बना सकते हैं 4 बार, मतलब नेट चेन से भी देख सकते हैं कि 3% से देखेंगे तो इन दोनों की ब्याज की दर हो गई 9.09%, और इन दोनों की देखेंगे तो भी 9.09%। अब इन दोनों की भी देख लीजिए उठा के, तो ये हो जाएगी 18.18, और 9 इंटू 9 करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो 18.18 को 19% मान के अगर हम इसको देख लेंगे तो वहां से भी 19 पंचे 95, और अगर आप देखेंगे 19 पंचे 95 और 19 अट्ठे वहां से देखेंगे तो वहां से भी निकल आएगा, तो 18.5 के आसपास ही आएगा। तो एक वो तरीका है और एक ये तरीका है, इससे करिए बहुत बेहतर है, लगभग में जाना है, पूरा पूरा निकालेंगे ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर मैच करना है, तो जो आंसर आ जाएगा वो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। देखिए लगभग में आप देख भी पा रहे हैं कि वहीं तक पहुंच रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, 17 के बाद 18 नंबर कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 3 2 5 है और उनके वर्गों का योग। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3 2 5, 3 अनुपात 2 अनुपात 5 और उनके वर्गों का योग। देखिए मैंने पहले भी कहा है, अगर संख्याओं का योग कहा जाए, अंतर कहा जाए, तो आप इसमें बिना वेरिएबल लेके रेशियो को हल कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई की बात कही जाए, स्क्वायर्स के सम की बात कही जाए, क्यूब्स के सम की बात कही जाए, तो आप बिना वेरिएबल लिए अगर करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इसका ये होगी संख्या मेरी 3x, ये होगी 2x और ये होगी 5x। अब आप देखेंगे कि इनके स्क्वायर्स का सम तो 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। आप बिना x के कर सकते हैं, बट दिमाग में रहना चाहिए फिर 1 का वैल्यू निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी निकालना। तो अगर आप उतना याद रख सकते हैं तो बिल्कुल करिए। 25 4 29, 29 और 9 38, 38x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 8550। अगर आप इसको हल करेंगे तो 19 दूना 38, ये हो जाएगा आपका 19 चौको 76, बचा आपका 9, 19 पंचे 95, 2 से काटा 225, तो x का वैल्यू आ गया 15, x का वैल्यू 15 आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है उन संख्याओं का योग, तो ये हो गया 3 2 5 5 10x, x का वैल्यू 15 है, तो 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा 150। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसको तुरंत टिक कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। फिर से समझिए, कुछ नहीं, वेरिएबल लेने का मेन मकसद ये होता है कि जब आप 1 यूनिट का वैल्यू 125 रखते हैं तो कई बार आप उसका स्क्वायर रूट लेना भूल जाते हैं और आंसर में कंफ्यूज होते हैं। तो इस वजह से एक वेरिएबल लेके करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। x का वैल्यू 15 आ गया, अब आपको इनका योग बताना है, तो 5 3 8 2 10x का वैल्यू कितना हो गया 150। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हुआ वो 150। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 15 20 और 21 से पूरी पूरी डिवाइड हो। देखिए ऐसा सवाल अभी भी हम लोग करके आए हैं, तो हमने आपको वहां पे बताया था बेसिक तरीका। आप चाहें तो यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं या बेसिक से भी कर सकते हैं। 15 20 21 की बात कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं 5 जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 215। अब 215 हो गया तो फिर ये 2 से कैसे घटेगा, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। मेरी बात समझिए कि अगर आपने इसमें 5 जोड़ दिया तो 215 हो गया, 215 तो 2 से ही नहीं घटेगा और हमें तो 4 से भी काटना है। इसमें भी अगर आप 5 जोड़ देंगे तो 430 हो गया। अब 430 हो गया तो 3 से नहीं घट रहा है, ये भी नहीं आंसर हो सकता। इसमें 5 जोड़ेंगे 420, देखिए ये सभी से पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें अगर आपने 5 जोड़ा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 जोड़ने के बाद तो ये 5 से ही नहीं घट रहा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर नंबर थर्ड ऑप्शन है ना, 420। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप यहां से कर सकते हैं। इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 का मैक्सिमम पावर कितना मिला बेटा, 4 मिल गया। 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो आपको सिर्फ 3 मिल रहा है, एक 5 और एक 7, तो 7 5 को 20, 7 21 दूना 42, 420 हो गया। और हमने कहा अगर 5 जोड़ने की बात कही गई है तो 5 घटा दीजिए, तो जो इसका आंसर आएगा वो 415। तो एक ये बेसिक तरीका हो गया, और एक आपको शॉर्टकट अभी हमने आपको बताया कि
एलसीएम के इस तरीके के सवालों को बाय द ऑप्शन करें तो बहुत सारा टाइम बचा लेते हैं आप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ए बी सी तीन संख्याएं, ए बी सी तीन संख्याएं, कह रहा है बी सी, ए बी से 40% कम है, ठीक है भाई, और बी सी से 15% कम है, और सी डी से 50% अधिक है। तो एक काम करते हैं, ए डी से कितने प्रतिशत कम होगा ये पूछ रहा है। एक काम करते हैं, सबका अलग अलग रेशियो बना लेते हैं, उससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। एक साथ रेशियो बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो ए बी से कितना कम है, 40% कम है। ए बी से 40% कम है, तो अगर बी से 40% कम है ए, तो ये ए बी के रेशियो आ गए 3:5, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं बी सी से 15% कम है। अगर बी सी से 15% कम है तो ये अगर 20 होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। बी सी से 15% कम है और सी डी से 50% अधिक है, सी डी से 50% अधिक है, तो ये हो जाएगी सी डी से 50%। फिर से एक बार देख लीजिए, ए बी से 40% कम है, बिल्कुल है, देखिए 40% का मतलब 2/5 और 5 पे 2 कम। बी सी से 15% कम है, तो 15% का मतलब हो गया 3/20, ठीक है भाई, ये भी हो गया। सी डी से 50% अधिक है, सी डी से 50% अधिक हो गई। तो अगर आपको ए और डी का कंपैरिजन करना है तो इस सीधी लाइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिल जाएगा, और इस सीधी लाइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो डी मिल जाएगा। अगर आमने सामने कुछ काट रहे हैं तो कट रहा है तो काट भी सकते हैं। तो ये हो गया 20 पंचे ए डी से कितने प्रतिशत कम है, 20 पंचे 100 दूना, ये कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया 17 × 51, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 153। तो 147, ये कम कितना हो रहा है ए डी से, ये ए आ गया, ये डी आ गया, 47 कम हो रहा है, 200 पे इंटू 100 करेंगे तो जो ये कम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा 23.5%। देखिए अगर मर्ज करके रेशियो बनाने जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा इसमें, तो मर्ज मत करिए। ये ए पता है, और ये जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये ए पता चल जाएगा और ये डी पता चल जाएगा, ये बात याद रखिए। ये वैसे ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी है, तो बी से बी खत्म हो जाएगा, सी से सी खत्म, जो बचा वो ए और डी बचा। ये प्रोसेस करिए, आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने रेशियो मर्ज किया या 100 मान के बनाने की कोशिश की तो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, वो क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है एक वस्तु का सूची मूल्य मतलब एमआरपी 576 रुपए, यदि इसे सूची मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचा जाए तो इसका, यदि इसका क्रय मूल्य 480 रुपए, तो लाभ या हानि का प्रतिशत। तो कितना दे रखा है 576। अगर 576 पे 20% का छूट दिया जा रहा है, 576 पे 20% का छूट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बेचा जा रहा है 576 के 4/5 पे, 1/5 का छूट, मतलब 5 पे 1 का छूट दे दिया। तो इसको जैसे ही आप हल करेंगे तो ये होगा 4 × 24, हाथ से लगा 2, 4 × 7 = 28, 2 × 30, हाथ से लगा 3, सॉरी एक काम करते हैं ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, 8 × 48, 8 × 48 बचा कितना 4, 8 × 7 = 56 और 4 कितना हो गया 60, बचा कितना 6, 8 × 5 = 40, 6 कितना हो गया 46, 460 रुपए 80 पैसे का ये हो गया। और चीज थी कितने की, एमआरपी सीपी कितना था 480 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये हो गया ये 8 × 48, 4, 8 × 7 = 56, 4 60, 8, ठीक है 460 रुपए। अब यहां से इसको देखो कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, बिल्कुल लॉस हो रहा है, तो मतलब पहले और तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकते। लॉस कितना हो रहा है तो देखेंगे यहां से, जो इसका लॉस हो रहा है 460, 10 20 पैसे अगर जोड़ देंगे तो 461, तो 19 रुपए 20 पैसे का लॉस हो रहा है। 480 पे इंटू 100 कर देंगे, 2 जीरो से ये खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 4 बार में पूरा खत्म, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितने % का लॉस, 4% का लॉस, सेकंड ऑप्शन। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कितना सेकंड ऑप्शन, आसानी से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आप बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखें, आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही बेस्ड है, बाकी कुछ नहीं दे रखा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। 22 देखिए एक ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि टी मूलधन को निरूपित करता है एम वर्षों की संख्या को और पी ब्याज की दर को, ब्याज वार्षिक रूप से आधार पर है तो चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, ये फॉर्मूला दे रखा है, एक तरीके से देखा जाए बस केवल टर्म्स को बदला है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, और पी होता है मूलधन, यहाँ पे मूलधन दिया है टी मूलधन हो गया 1 + r, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या दिया गया है, पी ब्याज की दर है,
तो P दे रखा है अपॉन 100 और वर्षों की संख्या को क्या दे दिया है, M, वर्षों की संख्या। ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अगर अमाउंट है इसमें से मूलधन घटा देंगे T, तो वो आपको हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको कोई, तो ये पहले ही ऑप्शन आपको ऐसे दिख रहा है, तो ये जो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 22 नंबर का, वो फर्स्ट ऑप्शन। देखिए पूछने वाले की तारीफ है कि उसने कितना सीधा सा फॉर्मूला पूछा है, बट थोड़ा सा चीजों को घुमा के, तो ऐसे सवालों पे बहुत ध्यान दो, ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज बहुत करते हैं, आते हुए कई बार ये गलत हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से करना कि कहीं आपने डायरेक्ट ब्याज मान लिया तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट होता है अमाउंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन एवरेज का, इसको अच्छे से पढ़ के बनाएंगे। कह रहा है 26 संख्याओं का औसत जो पता है वो 54.5 पता है। 26 संख्याओं का जो एवरेज पता है वो पता है 54.5। कह रहे हैं प्रथम 15 संख्याओं का औसत, पहली 15 संख्याओं का जो औसत हमको पता है वो 58.6 पता है, और उसके बाद अगली 12 संख्याओं का जो औसत पता है वो पता है 52, ये पता है आपको। तो आपको 15वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो देखिए 15वीं को निकाल दिया जाए, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ये 15 और 12 टोटल 27 संख्या हो रही है। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो ये अच्छा खासा कठिन होने वाला है, क्योंकि इतना आसान सवाल नहीं है। यहां से देखेंगे एक पे कितना कम हो रहा है, तो 15 में 6 गया 9, सॉरी कितना ज्यादा है पहले वो देखिए, ज्यादा है क्योंकि 6 में 5 घटाया 1, तो ये 4.1 ज्यादा है एक पे। तो 15 पे कितना ज्यादा होगा, 15 इंटू 4.1, ये ज्यादा हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे ये 4.1 ये ज्यादा हो रहा है। इस पे देखेंगे 2.5 कम हो रहा है एक पे, तो आप देखेंगे कि 12 पे कितना कम होगा, तो 2.5 इंटू कितना कर दीजिए 12। आप ओवरऑल देखिए यहां से कितना हो रहा है, 15 एकम 15 और यहां से लगा 1, 15 चौको 60 है, 61.5 प्लस का हो रहा है, और माइनस हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 6 30, तो ये हो रहा है प्लस का 31.5, प्लस का 31.5। तो देखिए वो जो संख्या है ना 15वीं संख्या, वो इस संख्या से 31.5 ज्यादा है। अगर इस संख्या से 31.5 ज्यादा है, तो जब वो संख्या निकलेगी तो बची हुई 25 संख्याओं पे क्या इफेक्ट डालेगी वो जरूर देख लीजिए, है ना। बची अब 31.5 ज्यादा लेके जा रहा है, तो जो बची हुई संख्या है उस पर एवरेज कम होगा, कितना कम होगा वो देख लीजिए आप यहां से कि कितना कम होगा उसको, सॉरी 26 संख्याओं पे, ठीक है। तो बची हुई संख्याओं पे कितना इफेक्ट डालेगा वो जरूर देख लीजिए। टोटल संख्याएं कितनी थी, हाँ ठीक है 31.5, तो वो कम करके जाएगा एवरेज। तो देखिए यहां से अच्छा मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 25 पे, तो आप क्या करेंगे 25 का इधर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, हाथ से लगा 2, 4 एकम 4 2 6 और ये 12.6। तो ये जो एवरेज होगा ये आपका जो होगा, सॉरी 1.26 क्या होगा, कम हो जाएगा। एवरेज जो होगा वो 1.26 क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 1.26 उठा के कम कर दीजिए 54.5 में, तो जो इसका औसत आ जाएगा वो 24, और 54 में कम करेंगे तो 53.24 इसका सही औसत हो जाएगा। फिर से समझिएगा एक ये बहुत प्यारा सवाल दे रखा है आपको। पहले आप देख लीजिए, आपने देखा ये 31.5 ज्यादा है, अब 31.5 ज्यादा वाली अगर संख्या निकलेगी तो जो बचे हुए लोग हैं उन पे एवरेज गिरेगा। तो 31.5 जाने के बाद 25 लोगों पे जो एवरेज गिरेगा वो कितना कम होगा, 1.26। एवरेज था कितना 54.5, तो 54.5 से अगर 1.26 ये एवरेज कम हो जाएगा, तो जो एवरेज बचेगा वो कितना बचेगा 53.24। ये एक बहुत प्यारा एवरेज का सवाल है, इसको आराम से समझिएगा, बेसिक से करने जाएंगे ये सवाल आपका बहुत टफ होने वाला है। तो जैसे आपको बताया गया आप वो प्रोसेस फॉलो करिए, कभी गलत नहीं होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे, देखिएगा ये क्या कह रहा है। कह रहा है बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्याओं के अनुपात और ऊंचाइयों के अनुपात पता है। तो आधार की त्रिज्याओं और ऊंचाइयों के अनुपात पता है तो कैसे करेंगे, कह रहा है उनके आयतनों के अनुपात। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई R1 स्क्वायर H1 कर लीजिए इसको, और शंकु का कर लीजिए 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ये कर लीजिए। तो पाई से पाई तो पहले ही खत्म हो गया, अब ये कितना हो जाएगा 3R1 स्क्वायर H1 और रेशियो R2 स्क्वायर H2। अब देखिएगा इसके रेडियस के रेशियो कितने दे रखे हैं 4 3, तो जैसे ही रखेंगे तो इन 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, और H1 H2 दे रखे हैं 1 और 2, ये कर लीजिए। यहां से कुछ कट रहा है तो उसको काट लेते हैं, तो ये 3 से काटेंगे ये 3 और 2 से काटेंगे 2 एकम 2
और 2 अट्ठे 16, तो फाइनली जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 8:3। तो जो आंसर हो गया वो हो गया फोर्थ ऑप्शन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कितना आसान दे रखा है। आपको रेडियस के रेशियो पता है, हाइट के रेशियो पता है, फॉर्मूले आपको पता होते हैं, उठा के रख दीजिए, आप बना ले जाएंगे वॉल्यूम का रेशियो। आसान क्वेश्चन 24। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा यहां से, ये कह रहा है आपका कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया और 4% मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले जो कि वैध मतों के 55% थे। तो उन मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया। तो देखिए अगर आपने मान लिया कि इस चुनाव में टोटल मतदान करने वाले लोग जो थे, वो टोटल मतदाता थे वो X थे, और उसमें से 82% लोगों ने मतदान किया, तो 82% इंटू 4% वोट खराब हो गया, तो वैध कितना बचा 96%। ये देख लीजिए 4%, और कह रहे जीतने वाले को 55% मिले, तो इसका वैध का 55% का जो वैल्यू में पता है वो आपको पता है 1,08,240, ये पता है। तो यहां से क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। जैसे ही आप इसको काटेंगे 24 चौको 96, इसको काटा 24 चौको 96, 96 के बाद बचा 12, 24 पंचे 120, ये हो गया ये 45, 140। फिर जब आपने x को 41 से काटा तो 41 दूना 82, 41 से कम 41, और बचा आपका ये जा रहा है 4 बार में, 41 से कम 41, 110, 55 एकम 55 दूना, ये 2 से 2 खत्म हो गया। तो जो आपका फाइनली वैल्यू आ गया x बराबर आ गया, ये हो गया 2 0 ये, 2 0 ये और 2 0 ये। इसको 4 से काट लीजिए, ये आ गया आपका 25 चौको 100, और ये 2 0 2 0, 2.5 लाख। तो टोटल मतदाता जो थे वो थे 2.5 लाख, और इसमें से सिर्फ 82% लोगों ने ही मतदान किया है। तो इसका वैल्यू 2 0 से 2 0 काट दिया, तो 2 0 ये हो गए, 25 दूनी 50, हाथ से लगा आपका 5, 25 अट्ठे 200, और 5 कितना हो गया 205। तो जिन्होंने मतदान किया था वो लोग थे 2,05,000, सॉरी ये नहीं होगा, गलती हो गई, ये नहीं, सेकंड ऑप्शन 2,05,000, थर्ड ऑप्शन 2,05,100 है। तो जो आपका आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। ये भी एक बहुत प्यारा सा सवाल है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। और भी तरीका लगा सकते हैं कि आपने मान लिया टोटल 100 वोटर्स थे जिसमें से 82%, इसका 4% निकाल के जब हटाएंगे इसका 96% निकालेंगे, वो थोड़ा सा टफ होगा। इस वजह से हमने इस तरीके को प्रेफरेंस ना देके इस तरीके को प्रेफरेंस दिया है, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। और आप आसानी से कर सकते थे कि सिर्फ 82% को नहीं काटते ना, सिर्फ इतने का ही पूरा वैल्यू निकाल लेते, तो आपको ये स्टेप दोबारा नहीं करना पड़ता। तो आप यहां से सीधे सीधे सिर्फ इतने को काटते इसके साथ और इतने पूरे का वैल्यू निकाल लेते, तो वो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाता 2,05,000। तो ये हो गया 25 नंबर का जो आया ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये हुए आज के 25 सवाल। तो अगर आप एक बार 25 में ये जरूर देखें कि आपने 25 में से कितने सवाल किए। लगभग सारे क्वेश्चन नॉर्मल थे, हाँ बीच में एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, उसको कैलकुलेशन वालों को थोड़ा सा ध्यान रखें। और आप ये जरूर देखें कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और अगर कोई समस्या हुई है तो उसको जरूर आप बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।